तो आज वेरिकोज वेन्स एक केस आता है हमारे पास। वेरिकोज वेन्स में एक प्रकार का रुकावट पैदा हो जाती है और वेरिकोज वेन्स एक खास करके वेन्स का ही रोग है, इसलिए इसका नाम वेरिकोज वेन्स रख दिया गया है। और इसमें जो है जो वेन्स की जो कपाट होती है, जो वाल्व होती है, उसकी वेन्स की जो वाल्व होती है उसकी बनावट में अंतर आ जाता है। वेन्स क्या है कि जो हमारे अशुद्ध रक्त को, एक तो आर्टरी हो गई क्या कि जो शुद्ध रक्त को ले जाती है, और वेन्स क्या हो गई जो अशुद्ध रक्त को वापस लाती है। तो उसके जो वाल्व कपाट, उसके स्ट्रक्चर में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, स्ट्रक्चर क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए और अंतर उसमें क्या परिवर्तन हो जाए कि डाइलेट हो जाता है, डाइलेट फैलाव हो जाता है, उसमें फैलकर मोटा हो जाए और उसमें जो है जैसे नहीं होता है कोई चीज, मान लो कि ये नली है, समझ गए, और इसमें जो है ये फैलाव हो जाए थोड़ा सा, हाँ ये फैलाव हो जाए, ठीक, फैलाव हो जाए और मोटी हो जाए। ऐसे ये नली फिर ऐसे है, फिर यहाँ आए ये, यहाँ भी फैलाव हो जाए। तो ये क्या है, यही वेरिकोज है, ये फैलाव यहाँ हो जाए और यहाँ चीजें रुकने लगे, यही वेरिकोज। देखते होंगे कि पैरों में लोगों के नसों में जो वेन्स होती है काली काली मोटी मोटी गुर्ची जैसी हो जाती है, देखे हो, उसी को हम लोग वेरिकोज वेन्स कहते हैं। जो लोगों को खास करके पैरों में ये देखने को ज़्यादा मिलता है हमें कि पैरों में ये ज़्यादातर होता है, और देखने को मिलता है कि पैर में ये चीज़ें ज़्यादा खास तौर से हो रही हैं और ये देखने को हमें मिलता है पैरों में। अब इसको जो है कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे, इलेक्ट्रोपैथी में कैसे ये ठीक होगा, कैसे हम इलेक्ट्रोपैथी में इसको ठीक करेंगे। तो पहला होता है कि हम सिम्प्टोमेटिक रेमेडी, सेकेंड होता है कि ऑर्गेनिक रेमेडी, थर्ड होता है कि प्रिंसिपल रेमेडी, यानी कि 3 प्रकार की दवाएं हैं, सिम्प्टोमेटिक, प्रिंसिपल और ऑर्गेनिक। तो किसी भी रोग में 2 तरह की चीजें होती हैं और 4 फेज होता है। फॉर द फेज ऑफ द सिम्टम्स 4 फेज होती है, बीमारी की 4 फेज होती है। क्या क्या होती है, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक और डिजेनरेटिव। आ रहा है समझ, ये 4 फेज होती है बीमारियों की, और 2 तरह की चीजें हमें होती है इसमें। एक होता है साइन और एक होता है सिम्टम, ठीक, समझ रहे हो। साइन मीन्स क्या होता है, सिम्टम मीन्स क्या होता है, विच इज टेल बाय द पेशेंट, यानी कि जो मरीज के द्वारा हमें बताया गया, दैट इज द सिम्टम्स, एंड जो ऑब्जर्व बाय द डॉक्टर, जो डॉक्टर के द्वारा ऑब्जर्व किया गया, दैट इज द साइन।
अरे समझ में कि जैसे हम देख रहे हैं तो उसको हम साइन बोलेंगे कि हमने ऑब्जर्वेशन किया कि इसके जो है आँख के नीचे सूजन है। मरीज ने नहीं हमको आके बताया, लेकिन हमने ऑब्जर्व किया कि इसके चेहरे पे सूजन है, तो दैट इज द साइन। मरीज कुछ भी सिम्टम बताए कि हमें सीढ़ी चढ़ने में सांस फूल रहा है, ये सिम्टम आके बताया, लेकिन ऑब्जर्व बाय द डॉक्टर, जो डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया कि क्या है कि चेहरे पे सूजन है इसके, तो उसको क्या बोलेंगे? साइन। और जो मरीज बोल रहा है उसको क्या बोलेंगे? सिम्टम्स। इस बात का ध्यान रखना है, ट्रीटमेंट में हमें इस बात का समझना और बुझना और ध्यान रखना पड़ता है। आगे समझ में? उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे इसमें क्या सिम्टम्स, इसमें थोड़ा बहुत साइन जो होता है वो दिखेगा, दिख रहा है। तो इसमें क्या साइन होता है कि नसें जो है मोटी हुई फैली हुई रहती है। अरे समझ, नसें मोटी, थोड़ी चौड़ी और फैली हुई होती है। नसें जो है फैली हुई होती है और ये दिखता है हमें, दैट इज द साइन, ये हमें दिख रहा है। और क्या होता है? कभी कभी जो है थोड़ा बहुत, कभी कभी ज़्यादा रुकावट से जो है इसमें पेन भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन पेन कोई वो नहीं है। और क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ी सी कुरूपता आ जाती है, मतलब देखने में अच्छा नहीं लगता है। किसी के पैर में ऐसा हो जाता है तो तुम देखते हो तो अच्छा लगता है, एकदम से खराब दिखता है, माने देखने में हमें खराब जैसी स्थिति होती है। और क्रॉनिक फेज में जब जाएंगे, क्रॉनिक में, तो सिम्टम ये भी कि ये फेफड़े यानी कि लंग्स और हार्ट, अरे समझिए, उस पे भी ये प्रभाव डाल सकता है, यानी कि हार्ट और लंग्स में भी प्रभाव इसका आ सकता है। ज़्यादा क्रॉनिक में जाएंगे तो कभी कभी क्या हो सकता है, वहाँ पे रिसाव हो सकता है, अल्सर हो सकता है, घाव भी हो सकता है। ऐसा एकदम क्रॉनिक स्टेज, डिजेनरेटिव स्टेज में ऐसा देखने को मिल सकता है। आ रहा है मेरी बात समझ? तो बीमारी के जो सिम्टम्स होते हैं ये निर्भर होते हैं कि एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक एंड डिजेनरेटिव फॉर द फेज ऑफ द डिजीज। यानी बीमारी कोई आज लेकर के आया है बीमारी, और कोई उसी बीमारी में, और हो सकता है बुखार आज हुआ है तो आज आ गया, तो दैट इज द एक्यूट। लेकिन वो आया 4 दिन बाद तो वो सब एक्यूट हो गया। वो महीना दिन उसको बुखार चल रहा है, 2 महीना चल रहा है, 3 महीना चल रहा है, तो क्या है वो फिर क्रॉनिक है। अरे तो बीमारी हमारे पास किस अवस्था में आएगी ये हम भी नहीं जानते हैं कि वो बीमारी हमारे पास किस अवस्था में आएगी, किसी भी स्टेज में आ सकती है। तो उसी हिसाब से हमारे सिम्टोमेटिक रेमेडी, ऑर्गेनिक रेमेडी और प्रिंसिपल रेमेडी हम सेलेक्ट करते हैं कि किस स्टेज में बीमारी हमारे पास आई है। उसी हिसाब से हमारी सिलेक्शन ऑफ रेमेडी बनती है। इसीलिए जो बार बार केवल फार्मूला की बात करते हैं उनसे थोड़ा मेरा विचार जो है मिलता जुलता नहीं है। मतलब कि स्टेज ऑफ डिजीज पे डोजोलॉजी भी होती है, आगे समझ में, डाइल्यूशन किस पे निर्भर होती है कि किस स्टेज में बीमारी तुम्हारे पास आई। तो सेम डाइल्यूशन में हर रोगी पे कैसे काम करेगा? करेगा। किसी को जो है कम भूख लगी है, किसी को ज्यादा भूख लगी है, तो सबको बराबर खाना देंगे? तो
तो काम चल जाएगा। हाँ, कोई कमजोर है, मान लो कोई टीबी का मरीज है, कोई केवल खांसी का है, कोई किसी चीज का है, तो उसकी डोज अलग अलग होगी ना, ये चीजें अलग अलग होंगी, डोजोलॉजी अलग अलग हो सकती है। तो इसी हिसाब से चीजें हमारी तय होती हैं। तो अब इसमें क्या है कि आपकी ये सिम्टम्स समझ लिए। नेक्स्ट क्या होता है कि आर्गन। तो आर्गन इसमें क्या हो सकता है कि वेन्स की क्या वाल्व, वेन्स होती है। वेन्स की वाल्व इन्वॉल्व हुई, वेन्स की वाल्व। अब इसमें कारण क्या हो सकते हैं, मालूम प्रिंसिपल इसमें हमें लिखना है। तो कारण दो मैंने कारण बताया तुमको हमेशा, एक इंटरनल है, सब मैंने इसको ये सब अपने मन से, मतलब हमने सिस्टमेटिक किया हुआ, ये कहीं तुमको मिलेगा नहीं, कहीं ये तुम्हें, ये बस तुमको समझने के लिए कि ये कि डिजीज को मैं आपको समझा दूं, क्योंकि आप सिलेक्शन ऑफ रेमेडी बेहतर तरीके से कर सकें। तो इसमें क्या क्या कारण हो सकता है, तो दो तरह के कारण होते हैं कि एक आंतरिक कारण और एक बाह्य कारण। यानी कि आंतरिक कारण हो सकता है, बाह्य कारण हो सकता है। तो आंतरिक कारण में क्या क्या होता है, मैंने पहले ही बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन है हर डिजीज में, कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड क्या है कि टेम्परामेंट। थर्ड क्या है कॉन्जेनाइटल, यानी कि पैतृक रोग हो सकता है किसी को। मान लो कि बीमारी के कारण हम क्या मानते हैं कि जो कारण है वो हमारे इम्बैलेंसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो प्रकृति में बिगड़ाव जो होता है उसके कारण है, या हमारे आबो हवा वायु, यानी कि टेम्परामेंट बदल जाए, हमारा खान पीन रहन सहन से क्या हो जाए, टेम्परामेंट बदल, इसके वजह से हमारे ऑर्गन्स बीमार हो, फिर सिम्टम दे रहे हैं। या ये बीमारी क्या हो सकती है कंजेनाइटल, यानी कि पैतृक हो सकती है। समझ गए। और क्या कारण है कि ओबेसिटी, मोटापा, व्यक्ति की मोटापा हो जाए, ज्यादा वजन बढ़ जाए, ज्यादा पैर पे दबाव बने, ज्यादा उसके मान लो कि बहुत हाइपर वेट हो गया, वजन बहुत ज्यादा हो रहा है, ओबेसिटी। तो ये सब जो क्या है इंटरनल कारण हो सकते हैं, इंटरनल कारण। एक्सटर्नल कारण क्या क्या हो सकता है इसमें, यानी कि बाहरी कारण क्या क्या हो सकती हैं इसमें। तो बाहरी कारण हो सकता है इसमें कि किसी भी प्रकार का जो हैवी मेटल्स है उसका सिराओं में लंबे समय तक रुकना। आ रहे समझ में कि हैवी मेटल्स जो होते हैं, जो भारी तत्व होते हैं, कभी कभी हैवी मेटल्स का वेन्स में कलेक्शन, हैवी मेटल्स और लंबे समय तक वो जमे रहेगा, तो वहां क्या होगा कि फैलाव हो जाएगा। हैवी मेटल लंबे समय तक जमे रहेगा तो क्या हो सकता है, वहां क्या हो जाएगा, फैलाव हो जाएगा। और कई बार इन्फेक्शन भी कारण है।
कारण के वजह से क्या होता है, वेन्स का वाल्व जो है वो फैलाव हो जाता है, फैलाव हो गया। तो ये समझ में आ गया, पहला की सिम्टम्स क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ आर्गन्स, कौन से आर्गन में बीमारी हुई, तीसरा क्या है कारण, ये चीज हमें देख लेना है। अब कैसे ट्रीटमेंट करेंगे इलेक्ट्रोपैथी में, तो हमने ट्रीटमेंट का तरीका बताया आपको कि दो तरह की है, एक मान लो एक्सटर्नल, ये इलेक्ट्रिसिटी की बात मैं कह रहा हूँ कि एक्सटर्नल और इंटरनल दो प्रकार से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रयोग की जाने लगी है। तो एक्सटर्नल एंड सेकेंड क्या है इंटरनल। तो एक्सटर्नल और इंटरनल तो इसमें लगाने के लिए एक्सटर्नल आपकी क्या हो सकती है C5A2, ठीक, और GND। अरे ये एप्लीकेशन है जिसको हम लगा सकते हैं, ये कंजेशन में हम लोग उपयोग करते हैं, रुकावट में उपयोग करते हैं। तो C5A2 और G या B। अब यहाँ पे इंटरनल में हम इसको WE दे सकते हैं, ठीक, पिलाने के लिए WE दे सकते हैं। कोई इसमें खास सिम्टम्स नहीं होता है, जैसे कि बहुत रोगी छटपटाहट है, दर्द है या कुछ होता है, एक क्रॉनिक डिजीज है, इसमें बहुत सारा सीवियर सिम्टम्स नहीं दिखता है, तो कोई गोली बहुत देने की जरूरत नहीं पड़ती है कि कोई आपको देना है जिससे मैनेजमेंट बहुत करना है हमको, क्योंकि क्रॉनिक है। अब इसमें आर्गन्स क्या क्या आते हैं, तो आर्गन्स क्या हो गया कि वहाँ पे आपकी वेन्स हो गई, तो वेन्स की दवाई A2, अरे समझ। और क्या होता है कि वहाँ जो वाल्व है उसकी दवाई जो होती है C5 होती है, अरे समझ में, C5। F1 A2 C5 F1। अब यहाँ पे क्या होगा कि कारण की दवाई फिर आप जोड़ सकते हैं, अरे समझ में, ट्रांसट्यूशन S1 और A3, यानी कि S1 A3 लिम्फेटिक और सैंग्वाइन मिक्स हो गया, तो आप साथ में दे सकते हैं S1 और A3 कि खाने से पहले और खाने के बाद। और मान लो कारण क्या है, कंजेनाइटल है, हाँ? तो क्या जुड़ सकता है, समझ गए कि कंजेनाइटल है तो N1। तो इस हिसाब से हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसकी चिकित्सा, इसका जो वैल्यूशन होगा वो कंडीशन पे निर्भर होगा कि किस कंडीशन में D4 D5 D6 किस फेज में हमारे पास आया है, उसके इसका होगा वैल्यूशन। ये D4 में होता है, ये D4 में है, ठीक। तो इस हिसाब से हम इसका इलाज जो है आसानी से कर सकते हैं। जो वेरिकोज वेन्स है, अगर मान लो वो फेफड़े में, हार्ट में चली जाती है, तो उसी हिसाब से इसकी दवाएं जो है, जैसे सिम्टम का मान लो कि इसमें एक और क्रॉनिक फेज में जो मैंने बताया कि वहाँ पे घाव बन जाए, रिसाव होने लगे, तो फिर हमें वहाँ थोड़ी सी ये सिम्टोमेटिक रेमेडी में बदलाव करनी पड़ती है, थोड़ी सी पिलाने वाली रेमेडी में बदलाव करनी पड़ती है। मैंने जैसे जैसे फेज होता है डिजीज का, वैसे वैसे हमें बदलाव करके और दवाई फिर
देनी पड़ती है। आए समझ में? लेकिन ओवरव्यू एक मैंने आपको बना के दे दिया कि इस हिसाब से इन दवाओं को बना के दे देंगे, रोगी आपका ठीक हो जाएगा और रोगी आपका सही हो सकता है। और 100% सही होते हैं रोगी, अगर हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं तो 100% रोगी। अब कई लोगों को ब्लैकिश स्पॉट हो जाता है, ब्लैक मान लो एकदम काला काला स्पॉट हो जाता है, उत्तम वेरिकोज ब्लैक स्पॉट हो जाता है, तो यहाँ एक्सटर्नल में एबीपी भी लगाने के लिए प्रयोग करा सकते हैं। जैसा मैंने सिम्टम्स होगा कोई, इसीलिए बार बार तुमको किसी को भी मैं बहुत फार्मूलेशन देने की कोशिश नहीं करता हूँ। इसके पीछे कारण क्या है कि मान लो अलग अलग सिम्टम्स क्या होते हैं, वेरिएट होते हैं, कुछ भी किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, तो हमें दवाई जो है थोड़ी अदल बदल करनी पड़ेगी। तो इसमें हम बहुत ब्लैकिश हो गया, मान लो वहाँ पे कालापन एकदम है, ब्लैकिश है, तो हम एपीपी वहाँ पे लगवा सकते हैं। तो ये हमारी चिकित्सा जो है, इसमें हमारी पेटेंट्स जो है, आप ग्लैंडोवेल चला सकते हैं, ग्लैंडोवेल, लीवोवेल चला सकते हैं, ग्लैंडोवेल चला सकते हैं। और मान लो यहाँ पे बहुत, जैसे कि बहुत हैवी मेटल शरीर में अगर इकट्ठा हो रहे हैं, हैवी मेटल कलेक्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए आप या 6C6 दे सकते हैं। अरे समझ, हैवी मेटल शरीर में कलेक्ट हो रहे हैं तो या 6C6 आप दे सकते हैं, या किस कारण से हैवी मेटल कलेक्ट हो रहे हैं उसको हम कारण को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो जो कारण है, जो अंग है, जो सिम्टम्स है, ये 3 चीज़ों को करेंगे तो रोगी का सिलेक्शन ऑफ रेमेडी आप आसानी से करते चले जाएंगे और हमारी इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा जो है आसान तरीके से होती चली जाएगी। तो ये रही वेरिकोज वेन्स की चिकित्सा इलेक्ट्रो होम्योपैथी में।